हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 48 के पार्ट पे। अब आगे। विशाल गहरे पहाड़ों में किसी व्यक्ति का नामोनिशान नहीं था। यहाँ अंतहीन हरे भरे पहाड़ थे। कभी कभी किसी जादुई जानवर की दहाड़ पहाड़ी जंगल में गूंजती थी जिससे अनगिनत संख्या में आराम कर रहे पक्षी डर जाते थे। वहां एक विशाल चट्टान थी जो एक खड़ी चट्टान के बीच में पहाड़ की दीवार से निकली हुई थी। विशाल चट्टान बार बार बारिश और हवा से टूट जाती थी। उस स्थान पर फिलहाल एक काला लिबासधारी युवक खड़ा था। उसके पैर किसी पुराने पेड़ की जड़ों की तरह थे जो धीरे धीरे विशाल चट्टान को पकड़ रहे थे, जिससे उसका शरीर थोड़ा भी हिले बिना उस पर खड़ा हो गया। काले कपड़े वाला वह युवक स्वाभाविक रूप से जियोयान था क्योंकि उसने फैन शहर छोड़ दिया था। इस बार जब उसने याओ लाओ को जगाया तो बड़ी गतिविधि होने की संभावना थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से फैन सिटी जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर ऐसा करने में असमर्थ होगा। इसलिए जियोयान द्वारा जियोली को सूचित करने के बाद वह और मेडुसा एक बार फिर गहरे पहाड़ों में प्रवेश कर गए। अंतहीन गहरे पहाड़ों में गतिविधि, चाहे वह कितनी भी व्यापक क्यों न हो, कई पहाड़ों की आड़ में पूरी तरह से गायब हो जाएगी। जियोयान की नजर इस ऊंची पर्वत चोटी के बाएं और दाएं तरफ गई। एक क्षण बाद उसने संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया और उसे चट्टान की चोटी पर उठाया और जोर से चिल्लाया, कैलिन, मुझे तुम्हें परेशान करना होगा। किसी भी चीज से मुझे परेशान न होने दें। हंसी का संचार ऊपर तक हुआ। कोई भी पहाड़ी चट्टान के शीर्ष पर खड़ी एक औरत को देख सकता था। हालांकि वह ऐसा दिखावा कर रही थी मानो उसने जियोयान की आवाज नहीं सुनी हो और जवाब देने में भी वह बहुत आलसी थी। जियोयान लंबे समय से मेडुसा के इस रवैये का आदी था, इसलिए उन्होंने कोई भाव प्रदर्शित नहीं किया। वह जानता था कि यह महिला उसे मौखिक रूप से अनदेखा कर सकती है, लेकिन वह उस कार्य को पूरा करती है जिसका उसने उससे वादा किया था कि कोई भी उस पर काम नहीं कर सकता था। जियोयान पूरी तरह से आश्वस्त था कि वह उसकी रक्षा कर रही थी। जियोयान अपने पैरों को पार करके विशाल चट्टान पर बैठ गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों और हृदय को एक शांत, धीमी लय में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया। तभी उसने अपनी उंगली झटक दी। एक लाल रंग का औषधीय कड़ाही एक बार फिर गिर गया और विशाल चट्टान पर जोर से टूट गया, जिससे वह कई बार कांप उठा। जियोयान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई जब उसने लाल रंग के औषधीय कड़ाही का अध्ययन किया। उसकी उंगली पर शांत समुद्री भंडारण अंगूठी हल्की सी टिमटिमा रही थी। तुरंत ही उसमें से औषधीय तत्व चमकने लगे। अंततः जब वे जियोयान के चारों ओर निलंबित हो गए, इन औषधीय सामग्रियों की शक्ल सूरत कुछ अजीब थी। हालांकि उनके द्वारा छोड़ी गई असामान्य गंध ने एक व्यक्ति की आत्मा को गर्म पानी के झरने में भीगने जैसा आरामदायक एहसास दिलाया। असामान्य औषधीय सुगंधों को सूंघते ही जियोयान के चेहरे पर मुस्कान और अधिक बढ़ गई। इन सभी औषधीय सामग्रियों का व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जियोयान ने धीरे से अपनी उंगली हिलाई और ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम की एक किरण चमकी और प्रकट हुई। अंत में यह अग्नि आत्मा की तरह बजने लगा और जियोयान की उंगली के चारों ओर फुर्तीले तरीके से नाचने लगा। एक हल्की चीख के साथ ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम की किरणें बाहर निकली और आग के आउटलेट के माध्यम से औषधीय कड़ाही में प्रवेश कर गईं। जैसे ही उसने औषधीय कड़ाही में प्रवेश किया, वह अचानक फैल गई और फैलती हुई एक भयंकर ज्वाला में बदल गई। औषधीय कड़ाही के भीतर ज्वाला भड़क उठी। एक क्षण बाद जियोयान की लंबी उंगली धीरे से एक औषधीय घटक की ओर बढ़ी जो उसके सामने लटका हुआ था। कुशल तरीके से इसने औषधीय कड़ाही में गोली डाल दी। जैसे ही औषधीय सामग्री को औषधीय कड़ाही में डाला गया, वह गहरे हरे रंग की लौ से लिप गई। उस औषधीय घटक को जलाते समय एक सफेद जेड जैसी फीकी चमक उत्सर्जित हुई, लगभग जैसे कि यह लौ के तापमान को अलग करने का प्रयास कर रहा हो। जियोयान को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि इस औषधीय घटक में लौ की जलन का प्रतिकार करने की क्षमता थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि इस प्रकार की दुर्लभ औषधीय सामग्रियां जो आध्यात्मिक चोटों को ठीक कर सकती हैं, वे ज्यादातर बाहरी नुकसान को रोकने की एक प्रकार की सहज क्षमता पर भरोसा करने में सक्षम थीं। उदाहरण के लिए स्नो जेड बोन जिनसेंग नाम का यह औषधीय घटक जिसे औषधीय कड़ाही में डाला गया था, उसे शायद जिनसेंग नाम दिया गया था, लेकिन इसका आकार एक सफेद जेड जैसी हड्डी के समान था। इस प्रकार की हड्डी जिनसेंग में कठोरता थी जो स्टील से कमजोर नहीं थी। इसमें आग के प्रति अत्यधिक मजबूत प्रतिरोध क्षमता थी। यदि कोई इसे परिष्कृत करने के लिए एक साधारण लौ का उपयोग करना चाहता है, तो उसे आधे साल या 1 वर्ष तक ऐसा करने के बाद भी अधिक परिणाम नहीं मिल सकते हैं। इसलिए जियोयान को आश्चर्य नहीं हुआ कि यह ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम की ग्रिलिंग का विरोध कर सकता है। ऐसे औषधीय घटक को परिष्कृत करते समय किसी को चिंतित हृदय नहीं होना चाहिए। ये सही रास्ता था। जियोयान ने औषधीय कड़ाही के भीतर भयंकर लौ देखी। एक क्षण बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम की ताकत के बावजूद इस स्नो जेड बोन जिनसेंग को परिष्कृत करने के प्रयास में कम से कम कुछ दिनों की आवश्यकता होगी। हालांकि जियोयान ने पहले ही स्नो जेड बोन जिनसेंग की आग प्रतिरोध का अनुमान लगा लिया था, लेकिन जब उसने देखा कि बोन जिनसेंग पिघलना शुरू हुआ तो वह स्तब्ध रह गया। जो औषधीय तत्व आत्माओं का इलाज करने में सक्षम थे, वे वास्तव में सामान्य औषधीय अवयवों से भिन्न थे। क्या इतनी कठोरता वाले औषधीय घटक को अभी भी औषधीय घटक माना जा सकता है? जियोयान ने अपने दिल को शांत किया और धीरे धीरे इसे परिष्कृत किया।
केवल 5वें दिन वह अतुलनीय रूप से कठोर स्नो जेड बोन जिनसेन पूरी तरह से बर्फ सफेद चिपचिपे तरल के एक गोले में पिघल गया। जियोयान ने उस बर्फ सफेद चिपचिपे तरल पदार्थ को धीमी आंच पर पकाने के लिए औषधीय कड़ाही में कम तापमान वाले स्थान पर ले जाया। बाद में उन्होंने एक और औषधीय घटक डाला जिसे औषधीय कड़ाही में परिष्कृत करना समान रूप से कठिन था। उन्होंने एक बार फिर कठिन शोधन शुरू किया। पहाड़ों में समय की कोई अवधारणा नहीं थी। समय चुपचाप बहते पानी की तरह उंगलियों से गुजर गया। उसके सामने निलंबित औषधीय सामग्री को धीरे धीरे एक के बाद एक औषधीय कड़ाही के भीतर विभिन्न रंगीन औषधीय तरल पदार्थों में परिष्कृत किया गया। जियोयान के गहरे पहाड़ों में प्रवेश करने के लगभग 1 महीने बाद सभी औषधीय अवयवों को अंततः पूरी तरह से परिष्कृत किया गया, जिसके बाद उन्होंने इन सभी औषधीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलाने के लिए और 7 दिन बिताए। जियोयान ने चिपचिपे तरल के समूह को देखा जो चट्टान से औषधीय कड़ाही के भीतर एक फीकी बहुरंगी चमक छोड़ रहा था। आखिरकार उसने राहत की सांस ली, जैसे कि उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। हालांकि इस बार वह किसी औषधीय गोली को परिष्कृत नहीं कर रहा था, लेकिन यह जियोयान द्वारा औषधीय कड़ाही के सामने बिताया गया सबसे लंबा समय था। उनका शरीर 1 महीने से अधिक समय तक बिना हिले डुले औषधीय कड़ाही के सामने बैठा रहा था। उन्होंने औषधीय कड़ाही के भीतर लौ को बढ़ाने के लिए डू क्यूई को बार बार प्रेरित किया ताकि लौ की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। यदि जियोयान पहले से ही देवांग वर्ग में आगे नहीं बढ़ा था और उसकी फ्लेम मंत्र क्यूई पद्धति डी क्लास निम्न स्तर तक विकसित नहीं हुई थी। आखिरकार मैंने इसे पूरा कर लिया है। जियोयान की आस्तीन ने उसके माथे पर पसीना पोंछ दिया। उसका मुंह फट गया और दांतों का एक सफेद सेट दिखाई देने लगा। एक मजदूर की तरह आग जलाते हुए उसकी सहनशक्ति की इस 1 महीने की परीक्षा से उसे काफी फायदा हुआ। यहाँ तक कि औषधीय तरल के सफल विलय का उल्लेख किए बिना भी जियोयान समझ सकता था कि जलने के इस 1 महीने के माध्यम से उसे ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम पर नियंत्रण करने का अधिक अभ्यास हो गया था, जो कि 2 प्रकार की स्वर्गीय लपटों का विलय था उसके शरीर के भीतर, जब पहले की तुलना में। हालांकि इस प्रकार की गोली शोधन के चरण थकाव थे और किसी की आध्यात्मिक शक्ति को खत्म कर देते थे, फिर भी किसी को लौ पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में उनका बहुत बड़ा लाभ था। जियोयान ने औषधीय तरल विलन पूरा करने के बाद 10 मिनट से अधिक समय तक आराम किया। इसके बाद ही उसने एक बार फिर अपना ध्यान उस प्राचीन दिखने वाले गहरे काले छल्ले की ओर मोड़ा। धीरे से उसे हटाने से पहले वह एक पल के लिए झिझका। जियोयान ने अंगूठी को धीरे से अपने हाथ में पकड़ लिया। एक क्षण बाद उसने अचानक अपने दांत भींच लिए और उसे अपने हाथ से उछाल दिया। गहरे काले छल्ले को कुशल तरीके से औषधीय कड़ाही के भीतर जलती आग में फेंक दिया गया। जब गहरे काले रंग की अंगूठी औषधीय कड़ाही में प्रवेश कर गई तो गहरे हरे रंग की लौ तेजी से आगे बढ़ी। हालांकि जैसे ही ये लपटें रिंग के पास आने वाली थी, रिंग से एक अदृश्य शक्ति अपने आप बाहर निकल आई, जिसके बाद इस ताकत ने रिंग को लौ से अलग कर दिया। स्वचालित आत्मरक्षा। ऐसा लगता है कि टीचर की अंगूठी भी कोई साधारण वस्तु नहीं है। जब जियोयान ने अंगूठी की प्रतिक्रिया देखी तो वह चौंक गया। वह तुरंत मुस्कुराया। उसकी उंगली के एक झटके से वह रंगीन चिपचिपा तरल इधर उधर उछला और चारों ओर गहरे काले छल्ले में लिप गया। वह गहरा काला छल्ला इस औषधीय तरल का विरोध नहीं कर सका, जिसमें काफी आध्यात्मिक उपचार क्षमता थी, इसलिए इसने तरल को अपने चारों ओर खींचने और लपेटने की अनुमति दी। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया जब उसने देखा कि उसने सफलतापूर्वक गहरे काले छल्ले को रंगीन तरल में लपेट दिया है। उसने तुरंत अपने हाथ की सील बदल दी और औषधीय कड़ाही के भीतर गहरे हरे रंग की हल्की लौ उत्तेजना में भड़क उठी और उसने ध्वनि निकाली और रंगीन तरल के समूह को अपने अंदर बहाते हुए आगे बढ़ गई। उस भयावह उच्च तापमान के कारण गहरे लाल औषधीय कड़ाही का अलग प्रभाव होने के बावजूद आसपास की हवा धीरे धीरे विकृत हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया क्योंकि रंगीन तरल का समूह, जो मूल रूप से एक हथेली के आकार का था, धीरे धीरे सिकुड़ गया। स्पष्ट रूप से किसी की आत्मा को ठीक करने का औषधीय प्रभाव पहले से ही आसपास के उच्च तापमान के दमन के तहत रिंग में पूरी तरह से वाष्पीकृत हो चुका था, जिससे वह आत्मा ठीक हो गई जो उसके भीतर नींद में थी। औषधीय द्रव्य अधिकाधिक पतला होता गया। जियोयान की हर्षित दृष्टि के तहत फीकी चमक की एक परत जो जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी, धीरे धीरे गहरे काले छल्ले की सतह पर उभरी। गुरुजी, आप 2 साल से गहरी नींद में हैं। यह जगने का समय है। एक गहरे हरे रंग की लौ तेजी से उठी और औषधीय कड़ाही के भीतर गिर गई। जैसे जैसे रंगीन औषधीय तरल पदार्थ अधिकाधिक पतला होता गया, उसमें हल्की सी काली रंग की चीज दिखाई देने लगी जिसे वह लपेट रहा था। ध्यान से देखने पर वास्तव में औषधीय तरल के भीतर एक गहरे काले रंग की प्राचीन दिखने वाली अंगूठी थी। पहले की तुलना में इस गहरे काले छल्ले में निस्संदेह इस समय एक अतिरिक्त परिष्कृत चमक छिपी हुई थी। सतह पर रंग गहरा और गहरा हो गया था। जब इस वलय की सतह पर चमक कभी कभी टिमटिमाती थी तो किसी को पता चलता था कि तरल का आकार थोड़ा कम हो गया है। स्पष्ट रूप से औषधीय तरल के भीतर की शुद्ध औषधीय शक्ति धीरे धीरे उस आत्मा द्वारा अवशोषित की जा रही थी जो रिंग के भीतर सो रही थी। याओ लाओ की सोई हुई आत्मा को जगाना बेहद परेशानी भरा और धीमा काम था। जियोयान ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी, इसलिए जियोयान इस बात से ज्यादा चिंतित या असहज नहीं था कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी अंगूठी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह कभी कभी अपनी आंखें खोलता था और औषधीय तरल के भीतर की अंगूठी को देखता था। काफी देर बाद उसने खुद को शांत करने और सुधार जारी रखने से पहले एक हल्की आह भरी। शांत पर्वत श्रृंखला में बाहरी दुनिया की जीवंतता नहीं थी।
कुछ जादुई जानवर जो कभी कभी इस स्थान से गुजरते थे पहाड़ की चोटी से निकलने वाले भयावह दबाव के कारण दयनीय स्थिति में भाग जाते थे। इसलिए इस पर्वत शिखर का परिवेश असाधारण रूप से शांत था। समय चुपचाप चुपचाप उड़ गया। बिना इसका एहसास हुए जियोयान को गहरे पहाड़ों में प्रवेश किए हुए 2 महीने बीत गए थे। जियोयान ने इन 2 महीनों में अधिकांश समय अपने पास औषधीय कड़ाही की रखवाली की थी। वह कभी कभार ही थोड़े समय के लिए निकलता था। समय के प्रवाह और ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम के निरंतर जलने के साथ रंगीन हथेली के आकार के मेडिकल तरल का समूह अब केवल अंगूठे के आकार का रह गया था। संयोगवश यह गहरे काले छल्ले को अपने भीतर पूरी तरह लपेटने में ही सक्षम था। मेडुसा पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान पर पालथी मारकर बैठी थी। उसकी कसकर बंद लंबी आंखें धीरे धीरे खुल गईं जब उसने जियोयान को उदासीनता से देखा जो पहाड़ की खड़ी दीवार पर था। उसने कहा, पहले ही 2 महीने हो गए हैं। आपको अपनी सीमा तक पहुंच जाना चाहिए था। यदि आप संघर्ष करना जारी रखेंगे तो संभव है कि किसी और को आकर आपको बचाना होगा। हालांकि जियोयान कुछ दूरी पर था, मेडुसा की ठंडी हंसी अभी भी नीचे कुछ पीले चेहरे वाले युवक के कान में स्पष्ट रूप से संचारित होने में कामयाब रही। जियोयान ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली जब उसने आवाज को अपने कान के पास तैरते हुए सुना। उसके शरीर के भीतर दुखी हुई बढ़ गई और उसने एक बार फिर गहरे हरे रंग की लौ का एक झटका घुमाया और उसे अपनी उंगली से बाहर निकाल दिया। अंततः लौ को औषधीय कड़ाही में डाला गया। यह सब करने के बाद ही उसने अपना सिर उठाया और पर्वत शिखर की ओर मुस्कुराते हुए प्रश्न पूछा, क्यों? क्या तुम्हें मेरी चिंता है? मुझे चिंता थी कि यदि आप मर गए तो मैं सोल रिकवरी पिल प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मेडुसा ठंडे स्वर में बोली, क्योंकि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं अभी भी इसे सहना जारी रखने में सक्षम हूं। आपकी औषधीय गोली भी आपके हाथों तक अवश्य पहुंचेगी। जियोयान का कुछ पीला सफेद चेहरा मुस्कुराहट में खींच गया। ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम को सक्रिय करने और 2 महीने तक लौ को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के लिए उन्होंने अपनी डू क्यूई को बार बार थकाया था। जियोयान 1 महीने तक ऐसी थकावट सहन करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि यदि समय आगे बढ़ता तो थकान धीरे धीरे प्रकट होने लगती। जियोयान ने बोलने के बाद भी अपना ध्यान नहीं हटाया। वह अपना सारा ध्यान अपने सामने औषधीय कड़ाही में लगाता रहा। जिद्दी साथी। मेडुसा ने अपनी भौहें सिकोड़ ली जब उसने जियोयान को एक बार फिर से लौ को नियंत्रित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए देखा। वह तुरंत अपने आप से धीरे से बोली, अगर वह मर जाएगा तो इससे मुझे क्या लेना देना है? मैंने सचमुच उससे ऐसे शब्द बोले थे। मेडुसा ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने यह बात अपने मुंह से कही थी, लेकिन उसकी नजर बीच बीच में नीचे की ओर चली जाती थी। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में चिंतित थी कि जियोयान अपनी थकावट के कारण सबसे पहले चट्टान से नीचे गिर जाएगा। जब गहरे काले छल्ले के चारों ओर लिपटा रंगीन औषधीय तरल केवल एक पतली परत बन गया तो जियोयान का शरीर, जो विशाल चट्टान पर मजबूती से बैठा था, थोड़ा कांपने लगा। औषधीय कड़ाही के भीतर गहरे हरे रंग की लौ भी अस्थिर तरीके से चमकने लगी। स्पष्ट रूप से इतनी लंबी अवधि के शोधन के बाद जियोयान की ताकत पूरी तरह से समाप्त होने वाली थी। मेडुसा ने एक बार फिर अपनी बाहें कसकर सिकोड़ ली जब उसने जियोयान को देखा। यह आदमी सचमुच लापरवाह था। हालांकि वह चुपचाप अपने दिल में डांटती रही, लेकिन उसके शरीर की सतह पर धीरे धीरे 7 रंगों की एक फीकी ऊर्जा उभरने लगी। जियोयान ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और अपने सिर से आने वाली थकान और चक्कर की लहरों को मजबूती से सहन किया। जब वह अपने शरीर के हर हिस्से में छिपी डू क्यूई को बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था तो उसकी आंखें आग की लौ के भीतर काले काले छल्ले को ध्यान से देख रही थीं। उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि याओ लाओ के पुनः जागृत होने का समय दूर नहीं था। जैसे जैसे उसके शरीर के भीतर बची हुई डू क्यूई धीमी गति से बाहर निकलती गई। इसके अलावा जियोयान का दिमाग भी पूरी तरह से थकान और चक्कर से बदल गया था। उसकी दृष्टि में धुंधलापन बरकरार रहा क्योंकि उसके शरीर के हिलने वाले कोण धीरे धीरे बड़े होते गए। अपनी मौत की तलाश। जब मेडुसा ने जियोयान को झूलते हुए देखा, जो किसी भी समय चट्टान से गिर सकता था, तो उसने अपने चांदी के दांत पीस लिए और धीरे से डांटा। उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर सरक गया। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वह कार्रवाई करने और इस जिद्दी छोटे साथी को बचाने के लिए तैयार थी। जियोयान की दृष्टि तेजी से धुंधली हो गई। उसने अपने हृदय में स्पष्ट रूप से समझ लिया कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। जियोयान ने तुरंत पागलपन से फ्लेम मंत्र क्यूई विधि मार्ग प्रसारित किया और डू क्यूई की आखिरी लहर जो उसके शरीर के भीतर छिपी हुई थी पूरी तरह से उसके द्वारा निचोड़ ली गई थी। औषधीय कड़ाही में डालने से पहले इसने पागलपन से उसके शरीर को उलट दिया। जब डू क्यूई उसकी उंगली से बाहर निकली तो जियोयान की दृष्टि अंततः धुंधली से पूर्ण अंधकार में बदल गई। उसका सिर आगे की ओर झुक गया और अंततः वह अपने शरीर की स्थिरता बनाए रखने में असमर्थ हो गया। उसका शरीर बगल में झुक गया और विशाल चट्टान से लुढ़कते हुए वह चट्टान के किनारे पर गिर गया, जो बादलों और कोहरे से ढका हुआ था। धिक्कार है। जब मेडुसा ने देखा कि जियोयान आखिरकार चट्टान से गिर गया तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सकी। वह उसे बचाने के लिए कार्य करने वाली थी। हालांकि उसका चेहरा अस्थिर हो गया। मैं उसे क्यों बचाऊं? इस प्रकार का व्यक्ति मृत्यु के योग्य है। जिस समय मेडुसा अपने दिल में संघर्ष कर रही थी, जियोयान की गिरने की गति और तेज हो गई। स्थिति को देखते हुए यह संभावना थी कि यदि कोहरे में कोई उभरी हुई विशाल चट्टानें छिपी होती तो जियोयान दुर्भाग्य से कीमा का ढेर बन जाता। मेडुसा की आंखें जियोयान को घूर रही थी जो गिर गया था।
एक पल बाद वह 7 रंगों वाली बहती हुई रोशनी में बदल गई, जो बिजली की तरह पहाड़ की चोटी से नीचे गिरती हुई कुछ ही चमक में जियोयान के ऊपर दिखाई देने लगी। विशाल चट्टान पर टिकी लाल औषधीय कड़ाही के भीतर गहरे काले छल्ले की सतह पर औषधीय तरल की रंगीन परत आखिरकार उसी में विलीन हो गई जैसे मेडुसा ने कदम बढ़ाया। अंगूठी अचानक तीव्रता से हिली और एक अदृश्य लहर लहर की तरह फैल गई। इसने औषधीय कड़ाही की आंतरिक दीवार पर दस्तक दी और एक स्पष्ट घंटे जैसी ध्वनि उत्सर्जित की। अदृश्य लहर तेजी से और भयंकर तरीके से फैल गई। केवल कुछ ही झपकियों में वह तीव्र ध्वनि तरंग औषधीय कड़ाही से निकली और अंततः तेज गड़गड़ाहट में बदल गई, जो पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। जहां भी ध्वनि तरंग फैली वहां जंगली हवा चली। अचानक फूटी स्पष्ट ध्वनि को स्वाभाविक रूप से मेडुसा ने भी महसूस किया था। हालांकि इस समय उसके पास इसकी चिंता करने का समय नहीं था। उसने अपना सिर नीचे किया और जियुयान का अध्ययन किया, जो उसके बहुत करीब था। उन आंखों के भीतर एक और झिलमिलाहट उभरी। उसके हाव भाव बार बार बदलते रहे। इस महिला ने वास्तव में यह संघर्ष शुरू कर दिया था कि ऐसे समय में जियुयान को बचाया जाए या नहीं। संघर्ष एक क्षण तक जारी रहा और मेडुसा की आंखों की चमक एक बार फिर स्थिर हो गई। वह दांत भींचकर बोली, अपने को भाग्यशाली समझो। 1 साल बाद मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी जान ले लूंगा। उसकी आवाज सुनकर मेडुसा ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया। उसी समय उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी हथेली अपने पीछे की जगह की ओर फेंक दी। जिस स्थान पर उसका हाथ पड़ा वह स्थान अस्थिर हो गया। चट्टान की दीवार को हिलाने और कई दरार रेखाएं बनाने से पहले एक भयावह ऊर्जा लहर तुरंत फैल गई। आप कौन हैं? अपने आप को दिखाएं। मेडुसा के पैर खाली हवा पर दब गए। तभी उसने फोर्स हटा लिया। उसके चिल्लाते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसकी चीख अभी सुनाई ही दी थी कि अचानक एक अजीब सक्शन बल सामने आया। रानी मेडुसा, मेरे शिष्य की जान लेने से पहले तुम्हें यह पूछना होगा कि क्या यह गुहा तुमसे सहमत है। पुरानी चीख भयंकर गड़गड़ाहट की तरह थी जो पूरे आकाश में गूंज उठी। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के कारण मेडुसा जैसे विशेषज्ञ को भी अपनी अभिव्यक्ति बदलनी पड़ी। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।